नैनीताल से करीब 50 किलोमीटर आगे घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच एक जगह थी, काली घाटी। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम। वहां के पेड़ों के पत्ते भी मानो काले पड़ चुके थे और हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक घुली रहती थी जो कपड़ों को नहीं, सीधा हड्डियों को छूती थी। आर्यन, जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी और शोर शराबे से थक चुका था, उसने अपनी अगली किताब लिखने के लिए इसी जगह को चुना था। उसे शांति चाहिए थी और इंटरनेट पर अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला देखकर उसे लगा कि इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब आर्यन की एसयूवी उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर हिचकोले खाती हुई उस डाक बंगले के लोहे के गेट के सामने रुकी। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि गाड़ी के इंजन बंद होते ही जंगल की खामोशी कानों में गूंजने लगी। पुराना बंगला एक टीले पर बना था। उसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था और उस पर जमी काई ने उसे एक भयानक रूप दे दिया था। गेट के पास एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें जैसे पथरा गई थी। वो राम सिंह था, वहां का केयरटेकर। नमस्ते साहब। राम सिंह की आवाज में खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखे पत्ते कुचले जा रहे हों। आप ही आर्यन साहब हैं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना बैग निकाला। हाँ काका, मैंने ही बुकिंग की थी। जगह तो काफी शांत है। राम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार बंगले की ऊपर वाली खिड़की की तरफ देखा और फिर आर्यन का सामान उठाकर अंदर चलने लगा। अंदर कदम रखते ही आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसे घूर कर देखा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ जंगल और घना कोहरा था। रात के खाने के वक्त डाइनिंग हॉल में सिर्फ आर्यन और राम सिंह थे। बिजली की रोशनी बहुत मध्यम थी क्योंकि वोल्टेज कम था। बाहर हवा का शोर किसी के रोने जैसा लग रहा था। साहब, राम सिंह ने दाल परोसते हुए कहा, एक बात कहनी थी आपसे। एक बात कहनी थी आपसे। आर्यन ने फोन से नजर हटाई। जी काका, कहिए। राम सिंह ने इधर उधर देखा जैसे दीवारों के भी कान हो। फिर धीमी आवाज में बोला, रात को 12 बजे के बाद ऊपर वाले कमरे की पश्चिम दिशा वाली खिड़की मत खोलिएगा, और अगर कोई आवाज आए, कोई आपका नाम पुकारे, तो जवाब मत दीजिएगा। आर्यन हंसा। काका, आप भी ना। मैं एक लेखक हूं, भूतों की कहानियां लिखता हूं, उन पर विश्वास नहीं करता। ये सब दिमागी वहम होता है। राम सिंह की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। साहब, इस घाटी का नाम काली घाटी यूं ही नहीं पड़ा। यहां की हवाओं में कुछ है जो जिंदा इंसानों को पसंद नहीं करती। 50 साल से मैं यहां हूं। मैंने वो देखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरी बात मानिएगा। आर्यन ने अपना हाथ छुड़ाया और बेपरवाही से कहा, ठीक है काका, मैं ध्यान रखूंगा। आप सो जाइए। राम सिंह सर हिलाते हुए चला गया, लेकिन जाते जाते बड़बड़ाया, वहम जान नहीं लेता साहब, पर वो ले लेती है। रात के 1:30 बज चुके थे। आर्यन अपने कमरे में लैपटॉप स्मार्टफोन पर टाइपिंग कर रहा था। बाहर तूफान आने की आहट थी। अचानक बिजली गई। पूरा बंगला और भी भयानक अंधेरे में डूब गया। आर्यन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और मोमबत्ती ढूंढने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छन छन छन। यह पायल की आवाज थी, बहुत धीमी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर चल रहा हो। आर्यन रुक गया। काका, राम सिंह काका, आप है क्या? कोई जवाब नहीं आया, बस वो आवाज गूंजती रही, छन छन। और फिर अचानक वो आवाज छत की तरफ चली गई। पुराने लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, चर चर। आर्यन ने सोचा, शायद कोई जानवर होगा या पुरानी लकड़ी के फैलने की आवाज। उसने अपने तर्कशील दिमाग से खुद को समझाया, लेकिन फिर उसे याद आया, ऊपर तो कोई कमरा ही नहीं है,
बस छत है, और छत का रास्ता बाहर से है जो ताला लगा हुआ है। पसीने की एक बूंद उसके माथे से टपकी। उसने खिड़की की तरफ देखा, वही पश्चिम वाली खिड़की। बाहर कोहरा इतना घना था कि कांच के पार कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी उसे लगा कि कांच के उस पार कोहरे के आर्यन ने झटके से पर्दा गिरा दिया। ये सिर्फ मेरा वहम है, वह खुद से बोला। उसने हेडफोन लगाए और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस रात उसे बार बार लगा कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा होकर सांसें ले रहा है। अगली सुबह मौसम थोड़ा साफ था। आर्यन ने रात की घटना को बुरा सपना मानकर भुला दिया। घूमते घूमते वह बंगले के पीछे वाले हिस्से में गया जहां एक पुराना स्टोर रूम था। वहां उसे एक पुरानी धूल से भरी संदूक मिली। उत्सुकतावश उसने उसे खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ जेवर और एक डायरी थी। डायरी के पन्नों का रंग पीला पड़ चुका था। यह 1970 की डायरी थी, किसी मीरा नाम की लड़की की। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया। आज मेरी शादी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन खुशी भी है। हम काली घाटी के रास्ते से शहर जाएंगे। कुछ पन्ने पलटने के बाद लिखावट बदल गई थी, जैसे किसी ने कांपते हाथों से लिखा हो। वो लोग आ गए, उन्होंने सबको मार दिया। मैं छुप गई हूं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे बचा लो, वो आ रहे हैं। और आखिरी पन्ने पर खून के सूखे हुए धब्बों के साथ बस एक लाइन लिखी थी, मैं यही रहूंगी हमेशा, अपने दूल्हे के इंतजार में। जो भी यहां आएगा वो मेरा मेहमान होगा, हमेशा के लिए। आर्यन के हाथ से डायरी छूट गई। अचानक हवा का झोंका आया और स्टोर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में आर्यन को फिर वही आवाज सुनाई दी, छन छन। इस बार यह आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी। उसने दरवाजा खटखटाया। राम सिंह काका, खोलो, पर बाहर सन्नाटा था। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन बाहर भागा, हांफते हुए। राम सिंह बाहर ही खड़ा था, उदास चेहरे के साथ। मैंने कहा था ना साहब, कुछ चीजें कुरेदनी नहीं चाहिए। उस शाम राम सिंह ने कहा कि उसे दवा लेने गांव नीचे जाना है, और बारिश की वजह से शायद वो रात को वापस ना आ पाए। आर्यन अकेला नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसकी ईगो ने उसे रोकने नहीं दिया। मैं ठीक हूं काका, आप जाइए, आर्यन ने कहा। रात के 10 बजे तक सब ठीक था, लेकिन 11 बजते ही काली घाटी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। तूफान इतनी जोर से आया कि खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। बिजली कड़कने की आवाज से पूरा बंगला हिल रहा था। और फिर वो शुरू हुआ। पहले छन छन की आवाज आई, फिर किसी औरत के रोने की। रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि आर्यन का दिल बैठने लगा। आवाज जंगल से नहीं, घर के अंदर से आ रही थी। नीचे वाले हॉल से आर्यन अपने कमरे में दुबक गया और दरवाजा लॉक कर लिया। उसके पास एक लोहे की रॉड थी। ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन, एक सुरीली लेकिन ठंडी आवाज आई। दरवाजा खोलो आर्यन, मुझे ठंड लग रही है। आर्यन की सांसें अटक गई। ये आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी, जिनकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। ये कैसे संभव था? आर्यन, बेटा खोलो ना। आवाज अब और भी पास से आ रही थी। आर्यन का हाथ दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ा। उसका दिमाग कह रहा था नहीं, पर उसका दिल कह रहा था मां। जैसे ही उसने कुंडी पर हाथ रखा, उसे राम सिंह की बात याद आई, अगर कोई आपका नाम पुकारे तो जवाब मत दीजिएगा। उसने अपना हाथ खींच लिया। तुम मेरी मां नहीं हो, आर्यन चिल्लाया। चली जाओ यहां से। तभी बाहर खामोशी छा गई। 1 मिनट, 2 मिनट, और फिर दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, आवाज बदल गई। अब वो सुरीली नहीं, बल्कि भारी और भयानक थी। किसी जानवर की गुर्राहट और औरत की चीख का मिलाजुला रूप।
तो फिर तुम बाहर आ जाओ। दरवाजा हिलने लगा, लकड़ी चटकने लगी। आर्यन पीछे हटता गया। तभी उसकी नजर पश्चिम वाली खिड़की पर पड़ी। राम सिंह ने मना किया था, लेकिन डर के मारे आर्यन ने उधर देखा। खिड़की के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था, सड़ा गला मांस, एक आंख लटकी हुई और मुंह में नुकीले काले दांत। उसने लाल जोड़ा पहना था जो कीचड़ और खून से सना था। वो मीरा थी। वह खिड़की के कांच को अपने नाखूनों से खुरच रही थी। क्रीच क्रीच आवाज ऐसी थी जैसे कोई शीशे पर पत्थर रगड़ रहा हो। अंदर आने दो, वो चुड़ैल फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज आर्यन के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। बिजली कड़की और आर्यन ने देखा कि कमरे के अंदर दरवाजे के नीचे से धुआं आ रहा है। वो धुआं धीरे धीरे एक आकार ले रहा था। ली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे ये याद भी है या नहीं, लेकिन डर के उस पल में उसे बस यही सूझा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में रखी चीजें हिलने लगी। कांच का जग टूट गया। वो साया जो बन रहा था तड़पने लगा। बाहर खड़ी चुड़ैल जोर से चीखी, इतनी तेज कि आर्यन के कान सुन्न हो गए। पूरी रात वो चीखती रही, दरवाजा पीटती रही। आर्यन ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो जानता था कि अगर उसने उस चेहरे को दोबारा देखा तो उसका दिमाग फट जाएगा। पता नहीं कब सुबह हुई। जब आर्यन को होश आया तो पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मैं जमीन पर ही सो गया था। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। उसने डरते डरते आंखें खोली। दरवाजा अपनी जगह पर था, लेकिन उस पर नाखूनों के गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे फाड़ने की कोशिश की हो। पश्चिम वाली खिड़की का कांच टूटा हुआ था और वहां फर्श पर सड़े हुए मोगरे के फूल पड़े थे। आर्यन ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपना लैपटॉप और वॉलेट उठाया, बाकी सामान वहीं छोड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। बाहर राम सिंह आ रहा था। उसने आर्यन की हालत देखी और समझ गया। साहब, आप जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है, राम सिंह ने कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी जैसे ही घाटी से नीचे उतरने लगी, आर्यन ने चैन की सांस ली। उसने सोचा कि अब वो सुरक्षित है। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा कि डाक बंगला कितनी दूर रह गया है, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। गाड़ी की पिछली सीट पर ठीक उसके पीछे एक लाल चुनरी रखी थी और कानों में वही आवाज गूंजी, मेरे मेहमान, इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो हमारी कहानी शुरू हुई है। आर्यन ने चीखते हुए ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। स्टीयरिंग उसके हाथ से जाम हो गया था और गाड़ी सीधे खाई की तरफ बढ़ रही थी। काली घाटी में आज भी अमावस की रात को लोगों को एक गाड़ी के गिरने की और फिर एक आदमी के चीखने की आवाज आती है, और उसके बाद पायल की छन।